नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज हम तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत भारत में नगरीकरण के कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में नगरीकरण एवं नगरों के वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। इस संबंध में हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यहाँ स्वतंत्रता से पहले तक नगरों के विकास में अनुकूल भौगोलिक दशाओं, धार्मिक विश्वासों, सैनिक शिविरों की स्थापना तथा यातायात के साधनों की सुविधाओं का अधिक योगदान था। एक सामान्य धारणा यह है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद नगरीकरण की वृद्धि का प्रमुख कारण नगरों के बढ़ते हुए उद्योगों, उससे संबंधित विभिन्न व्यवसायों, वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण कारण अवश्य है, लेकिन औद्योगिक विकास के अतिरिक्त अनेक राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारक भी नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। साधारणतः सभी राज्यों की राजधानियों ने राजनीतिक कारणों से बड़े बड़े नगरों का रूप लेना प्रारंभ कर दिया, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, पटना इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जबलपुर और जोधपुर जैसे नगरों का विकास मुख्य रूप से रक्षा उपकरणों के उत्पादन के केंद्रों के रूप में हुआ। कानपुर, बड़ौदा, लुधियाना, अहमदाबाद, नासिक, सूरत एवं कोटा जैसे नगरों के विकास में व्यापार, इलाहाबाद, मदुरई, मथुरा तथा हरिद्वार जैसे नगरों का विकास धार्मिक कारकों के आधार पर हुआ। अब हम संक्षेप में इनके बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में नगरीकरण के कौन से कारण। जैसे सबसे पहले लेते हैं हम जनसंख्या वृद्धि। भारत में स्वतंत्रता से पहले तक देश की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ ही थी, जिसका 83% हिस्सा गाँव में निवास करता था। स्वतंत्रता के बाद जब यहाँ जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होना आरंभ हुई तो गाँवों में कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा। इस दशा में जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैसे जैसे नगरों में नए उद्योगों की स्थापना हुई, गाँवों के गृह उद्योगों और कारीगरों के व्यवसाय का विघटन होना प्रारंभ हो गया। इसके फलस्वरूप भी ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग ने नगरों की ओर प्रवास करना प्रारंभ कर दिया। दूसरा जब हम कारक देखते हैं तो इसको हम औद्योगिक विकास। भारत में जैसे जैसे औद्योगिक विकास के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में उत्पादन बढ़ता गया। इन उद्योगों में बनने वाली वस्तुओं और सह उत्पादों के फलस्वरूप बहुत से नए तरह के व्यवसायों में वृद्धि होना आरंभ हुई। नगरीय उद्योगों में काम करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होने लगी। अब तीसरा हम देखते हैं व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि। नगरीकरण में वृद्धि के लिए केवल औद्योगिक विकास ही प्रमुख आधार नहीं है, यानी नगरीकरण की वृद्धि के लिए केवल औद्योगिक विकास ही प्रमुख आधार नहीं है, क्योंकि औद्योगिक विकास से पहले भी भारत में अनेक पूर्व औद्योगिक नगरों का विकास व्यापार और वाणिज्य की सुविधाओं के कारण हुआ। जो नगर कुछ विशेष वस्तुओं के व्यापार और वाणिज्य के केंद्र होते हैं, उनमें उन वस्तुओं का विशेष ध्यान रखना वाले लोगों को केंद्रीकरण हो जाता है। उन लोगों का केंद्रीकरण। परंपरागत भाषा में इन्हें हम व्यापारिक
मंडियों के नाम से जाना जाता था। चौथा है यातायात और संचार के विकसित साधन। भारत में स्वतंत्रता के बाद सभी गांवों तथा नगरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर सड़कों का निर्माण आरंभ हुआ। विभिन्न नगरों के बीच तेज गति से चलने वाली रेलों की संख्या में वृद्धि की गई। इस दशा में कुछ समय पहले तक जो लोग गांव और छोटे नगरों में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्हें स्थान परिवर्तन के लिए उन्नत सुविधाएं मिलने लगी। परिवहन के लिए नए साधनों के फलस्वरूप ग्रामीणों को अपनी फसल बेचने के लिए नगरों से संपर्क स्थापित करने की सुविधाएं प्राप्त होने लगी। संचार के नवीन साधनों के फलस्वरूप नगर के लोग इन साधनों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित होने लगे। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेष उपज जैसे आलू, प्याज अथवा दलहन आदि का उत्पादन होने की दशा में दूर दूर नगरों में ले जाकर बेचने लगे, जो अधिक लाभप्रद था। इन दशाओं ने भी नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि की। नगरीय आकर्षण के कारक। बर्गल एक विद्वान हैं, उन्होंने अनेक कारकों की चर्चा की। गांवों और कस्बों के लोगों को नगर की ओर खींचते हैं, गांवों के लोगों को कस्बे अपनी ओर खींचते हैं। इनमें नागरिक सुविधाएं, आर्थिक सुरक्षा, शैक्षणिक सुविधाएं एवं मनोरंजन के आधुनिक साधन प्रमुख हैं। नगरों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा शिक्षा आदि की अधिक सुविधाएं होने के कारण ये गांवों और कस्बों के निवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। छठा है प्रोत्साहक कारक, यानी पुश फैक्टर। अब पुश फैक्टर कौन कौन से हैं? नगरीयकरण में वृद्धि से संबंधित अनेक दशाओं को बर्गल ने प्रोत्साहक कारक के रूप में उल्लेख किया है। इसके अंतर्गत वे दशाएं आती हैं जो गांवों और कस्बों की कुछ आंतरिक दशाओं के कारण वहां के निवासियों को अपना क्षेत्र छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, यानी अपने क्षेत्र को छोड़ने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। इनमें गांवों में बढ़ती गुटबंदी, जातिगत असमानताएं, खेती की प्रकृति पर निर्भरता, भूमि निष्कासन की बढ़ती हुई समस्या एवं नगरों में स्थित ग्रामीणों के नातेदारों की सलाह, ये प्रमुख दशाएं हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद गांव में राजनीतिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। विकास कार्यक्रम से प्राप्त होने वाले लाभों के फलस्वरूप गुटबंदी में भी तेजी से वृद्धि हुई। इससे ग्रामीण जीवन में तरह तरह के संघर्ष और तनाव बढ़ने लगे। इसके फलस्वरूप क्या होता है, बहुत से ग्रामीण अपने जीवन को असुरक्षित समझकर नगरों में आकर रहना आरंभ कर देते हैं। गांवों और कस्बों की सामाजिक संरचना पर आज भी जातिगत असमानताओं का बहुत प्रभाव है। इसके फलस्वरूप निम्न जातियों के ग्रामीण नगरों की ओर प्रवास करना अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के एक आधार के रूप में देखने लगे, यानी सामाजिक स्थिति को सुधार करने के लिए एक आधार के रूप में देखने लगे। वास्तव में खेती व्यवसाय आज भी काफ़ी सीमा तक प्राकृतिक दशाओं पर निर्भर है, यानी खेती क्या है, प्राकृतिक दशाओं पर निर्भर है। इस स्थिति में फसलों के बार बार नष्ट होने के कारण बहुत से ग्रामीण नगरों की ओर प्रवास करने के लिए बाध्य हो गए, यानी मजबूर हो गए नगरों की ओर आने के लिए। अपनी कृषि से वंचित होने के कारण भारत में कृषि मजदूरों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। यह दशा भी उन्हें नगर जाकर रहने को प्रोत्साहन देती है। बहुत से ग्रामीणों के नातेदार और परिचित लोग जब नगरों में जाकर सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगते हैं तो उनकी मदद से गांवों और कस्बों के लोगों को स्वयं भी स्थान परिवर्तन के लिए प्रेरणा मिलने लगती है। सातवां है
जजमानी व्यवस्था का विघटन। परंपरागत रूप से गांवों और कस्बों में बहुत सी जातियां जीवन यापन के लिए जजमानी व्यवस्था का पालन करती थी। अनेक दशाओं के फलस्वरूप जब जजमानी व्यवस्था से संबंधित लोग जैसे नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार, माली, धानुक, तेली, पुरोहित अपनी सेवाओं में कुशल होने के बाद भी गांवों से कस्बों में जीवन यापन के लिए समुचित साधन नहीं है गांवों में, इसलिए शहरों की ओर प्रवास करना चालू कर दिया। यह दशा भी नगरीकरण के विकास का एक प्रमुख कारक सिद्ध हुई है। 8वां है राजनीतिक कारक। अब राजनीतिक कारक कौन सा हो सकता है? नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने में, यानी नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसको प्रोत्साहन देने में वर्तमान राजनीतिक दशाओं का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी लोकतंत्र के अंतर्गत बहुत से लोगों को उन नगरों में विकास के अधिक अवसर प्राप्त हो जाते हैं जो राजनीतिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। जिन व्यक्तियों में नेतृत्व की विशेष क्षमता होती है, नगर ही उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त स्थान है। यही कारण है कि अनेक छोटे नगरों में रहने वाले लोग उन नगरों में आकर बसना अधिक उपयोगी समझते हैं जो किसी राज्य की राजधानी में होते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक कारकों का प्रभाव इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में सामान्य नगरों की तुलना में उन नगरों की जनसंख्या सबसे अधिक वृद्धि हुई है जो प्रदेश अथवा केंद्र की राजधानी के रूप में है। यानी ये देखिए आप, प्रदेश की राजधानी है या राष्ट्र की राजधानी है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई है। धन्यवाद।